Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम डिस्कस करेंगे एमपी ग्रुप 5 रेडियोग्राफर पोस्ट के लिए आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में विद सॉल्यूशन। ये हमारा पार्ट 3 है। प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब। तो रोटेटिंग एनोड के रिगार्डिंग जो हमें स्टेटमेंट वो गलत क्या है वो हमें बतानी है। ऑप्शन 1 है हमारा एबिलिटी ऑफ द एक्सरे ट्यूब टू अचीव हाई एक्सरे आउटपुट, यानी कि जो एक्सरे ट्यूब की जो आउटपुट है वो उसको बढ़ा देता है। ऑप्शन सेकंड है हमारा इट्स कैपेबिलिटी ऑफ विदस्टैंडिंग द हीट जनरेटेड बाय द लार्ज एक्सपोजर। ऑप्शन 3 है हमारा द पर्पज ऑफ द रोटेटिंग एनोड इज टू स्प्रेड द हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन एक्सपोजर ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ एनोड। एंड ऑप्शन 4 है हमारा रोटेटिंग एनोड डिक्रीज द टोटल टारगेट एरिया। तो इसमें से हमें जो गलत स्टेटमेंट है वो हमें बतानी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वन बाय वन ऑप्शंस। तो पहला ऑप्शन है हमारा कि जो एक्सरे आउटपुट है उसको बढ़ा देता है, तो ये आपका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। एक्सरे जो रोटेटिंग एनोड है उसके रिगार्डिंग। और कैपेबिलिटी भी जो है वो बढ़ा देता है, यानी कि जो लार्ज एक्सपोजर होते हैं बड़े जोखिम वाले होते हैं उनको भी बेसिकली बढ़ा देता है, क्योंकि वो रोटेटिंग मूवमेंट में होता है, इससे हेल्प मिलती है। और थर्ड हमारा बेसिकली हीट जो है वो स्प्रेड हो जाती है क्योंकि वो रोटेशन में होता है, इसलिए तो आपका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हमारी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। रोटेटिंग एनोड डिक्रीज दी टोटल टारगेट एरिया। तो जो टारगेट एरिया है वो अफेक्टेड नहीं करता कहीं से भी रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब से। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 32। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू अ मटीरियल और बाय टचिंग इज़ नोन एज। यानी कि जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो मटेरियल किसी भी मटेरियल में बाय टचिंग या किसी और मेथड से, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 है हमारा कंडक्शन, ऑप्शन 2 है हमारा कन्वेक्शन, ऑप्शन 3 है हमारा रेडिएशन, ऑप्शन 4 है हमारा पोटेंशियल। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 33। स्टेबल गोल्ड हैज़ अ न्यूक्लियस विद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो स्टेबल जो हमारा गोल्ड है उसमें उसके न्यूक्लियस में कितने हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन है हमारे 79 और 118। ऑप्शन सेकंड है हमारा 89 और 118। ऑप्शन 3 है हमारा 79 और 128। ऑप्शन 4 है हमारा 89 और 128। तो जैसा कि आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी देखा है, जो गोल्ड का एटॉमिक नंबर है वो हमारा 79 है, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो हमारे 79 होंगे और जो न्यूट्रॉन्स है वो हमारे 118 होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34। लेटरल 90 डिग्री फ्लेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट इज मेनली डन फॉर। तो जो कोहनी का 90 डिग्री पे जो फ्लेक्शन पे लेटरल करते हैं उसका जो किस लिए किया जाता है, बेसिकली कौन से पार्ट को देखने के लिए एल्बो में किया जाता है। तो ऑप्शन 1 है हमारा पेशेंट कंफर्ट, ऑप्शन सेकंड है हमारा ओलिकनन प्रोसेस कैन बी सीन इन प्रोफाइल, ऑप्शन थर्ड है हमारा रेडियस कैन बी सीन इन प्रोफाइल, ऑप्शन 4 है हमारा अल्ना कैन बी सीन प्रॉपरली। तो जो हमारा एल्बो जॉइंट का जो लेटरल प्रोजेक्शन है वो हमारा 90 डिग्री फ्लेक्शन में होता है, वो हमारा बेसिकली ओलिक-रेनन प्रोसेस को देखने के लिए होता है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि दी ओलिक-रेनन प्रोसेस कैन बी सीन इन प्रोफाइल, वो अच्छे से दिख सके। क्वेश्चन नंबर 35। फाइंड द अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ रेडिएशन यूनिट रोंजन। तो जो रेडिएशन यूनिट है रोंजन की उसको बेसिकली हमें बताना है। ऑप्शन 1 है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट मास ऑफ एयर, ऑप्शन सेकंड है हमारा क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन रिसीव्ड बाय रेडिएशन वर्कर एंड पॉपुलेशन, ऑप्शन 3 है हमारा रेडिएशन एमिटेड बाय मटेरियल,
एंड ऑप्शन 4 है हमारा रेडिएशन डोज इन एयर एंड टिश्यू। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट मास ऑफ एयर है हमारा बेसिकली डेफिनेशन रेडिएशन यूनिट रोंजन की, कि कितने बेसिकली यूनिट मास में एयर के प्रति बेसिकली कितना रेडिएशन लगता है या इलेक्ट्रिक चार्ज वो हुआ है, वो हमारा दर्शाता है रोंजन। क्वेश्चन नंबर 36, द फ्लोर ऑफ द डार्क रूम शुड बी। तो जो हमारा फ्लोर है डार्क रूम का वो कैसा होना चाहिए। तो डार्क रूम के लिए डेडिकेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, आप देख सकते हैं। उसके फर्स्ट पार्ट अपलोडेड है, पार्ट सेकंड विल बी अपलोड सून। तो आप डार्क रूम से रिलेटेड डिटेल में अगर देखना चाहते हैं तो उसमें देख सकते हैं। ऑप्शन 1 है हमारा ड्यूरेबल, ऑप्शन सेकंड है हमारा नॉट स्लिपरी, ऑप्शन 3 हमारा इजीली क्लीन्ड जो आसानी से साफ़ हो जाए, एंड ऑप्शन 4 है हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिकली हमें डार्क रूम ऐसा ही चाहिए जो ड्यूरेबल हो, टिकाऊ हो, जो ज़्यादा फिसलन ना हो जहाँ, और वो जो आसानी से साफ़ हो सके। तो हमारे सारे ऑप्शन इसमें करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 37, द इनिशियल रेडियोएक्टिव एटम दैट अंडरगोज डिसइंटीग्रेशन इज कॉल्ड। तो जो शुरुआत में जो रेडियो एक्टिव एटम है वो डिसइंटीग्रेशन होता है तो उसको क्या कहते हैं, वाइल द एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड, और जो उसका आखिरी प्रोडक्ट है उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन 1 है हमारा रेडियो एक्टिविटी और रेडियो आइसोटोप्स, ऑप्शन सेकंड है हमारा रेडियो आइसोटोप्स रेडियो एक्टिविटी, ऑप्शन 3 है हमारा पेरेंट और डॉटर, ऑप्शन 4 है हमारा डॉटर और पेरेंट। तो बेसिकली जब भी रेडियो एक्टिव जो एटम है वो डिसइंटीग्रेट होता है, यानी कि वो एक तरह से प्रोडक्ट की फॉर्म में, दो प्रोडक्ट की फॉर्म में टूटता है, या एक तरह से उसकी जो डिसइंटीग्रेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो जो पहला डिसइंटीग्रेशन है यानी कि पहले से टूटकर जो दूसरा प्रोडक्ट बनता है उसको हम डॉटर कहते हैं, और जो पहला प्रोडक्ट है वो हमारा पेरेंट कहलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पेरेंट और डॉटर। ये हमारा न्यूक्लियर मेडिसिन के क्षेत्र से क्वेश्चन आया गया है, तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए न्यूक्लियर मेडिसिन की भी इस पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो। क्वेश्चन नंबर 38, इन ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर द प्रोसेसिंग टाइम इज ओनली। तो एक ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर है, उसमें टोटल जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना होता है। ऑप्शन 1 है हमारा 20 सेकेंड, ऑप्शन सेकंड है हमारा 45 सेकेंड, ऑप्शन 3 है हमारा 60 सेकेंड, ऑप्शन 4 है हमारा 90 सेकेंड। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 90 सेकेंड। 90 सेकेंड का बेसिकली प्रोसेसिंग टाइम होता है ऑटोमेटिक प्रोसेसर में। क्वेश्चन नंबर 39, एपी एक्सियल लॉर्डोटिक प्रोजेक्शन ऑफ द चेस्ट इज डन टू डेमोन्स्ट्रेट। तो एपी एक्सियल लॉर्डोटिक प्रोजेक्शन जो होता है चेस्ट का बेसिकली वो किस लिए किया जाता है। ऑप्शन 1 है हमारा बेस ऑफ लंग, फेफड़ों के जो आधार है उनको देखने के लिए, ऑप्शन सेकंड है हमारा अपेक्स ऑफ द लंग, जो शीर्ष होता है फेफड़ों के वो देखने के लिए, या ऑप्शन नंबर 3 हाइलम ऑफ द लंग्स यानी कि फेफड़ों के नाभिका। नाभिका बेसिकली जो ब्रोंकस जो होते हैं वो हमारे उस पार्ट के बगल वाले हिस्से को बोलते हैं हाइलम, जहाँ पर हमारे जो लंग्स है वो डिवाइड होते हैं दो में, उसके जो पास का एरिया है उसको हम हाइलम बोलते हैं। और फोर्थ है हमारा रिब्स यानी कि पसलियाँ। तो जो लॉर्डोटिक व्यू है वो हमारा जो ऊपर का पोर्शन है जो हमारा चेस्ट का बेसिकली एपी पोजीशन में किया जाता है, और जो पीठ का हिस्सा होता है वो अटैच होता है हमारा कैसेट या जो है हमारा डिटेक्टर उसके। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि अपेक्स ऑफ द लंग्स। जो फेफड़ों के शीर्ष का हिस्सा होता है यानी कि अपेक्स होते हैं वो हमें क्लियरली विजुलाइज होते हैं लॉर्डोटिक व्यू में। जो हमारे पीए जो चेस्ट पीए पोजीशन होती है उसमें ओवरलैप हो जाते हैं और एपी में भी अच्छे से वो विजुलाइज नहीं होते। तो कोई भी अपेक्स के लिए देखना हो लंग्स के लिए तो उसके लिए बेस्ट व्यू है हमारा एपी एक्सियल लॉर्डोटिक प्रोजेक्शन। आई होप यू क्लियर आउट। क्वेश्चन नंबर
40 स्कॉटी डॉग प्रोजेक्शन ऑफ स्पाइन इज कॉल्ड। तो स्कॉटी डॉग प्रोजेक्शन है स्पाइन का, वो क्या कहलाता है बेसिकली। ऑप्शन ए है हमारा पी ए ओब्लिक प्रोजेक्शन, ऑप्शन सेकंड है हमारा ए पी ओब्लिक प्रोजेक्शन, ऑप्शन 3 है हमारा राइट लेटरल प्रोजेक्शन, ऑप्शन 4 है हमारा लेफ्ट लेटरल प्रोजेक्शन। तो ये ऐसे थोड़े अलग नाम वाले भी क्वेश्चंस कोई ना कोई पूछ सकता है, जैसे कि कोई स्कॉटी प्रोजेक्शन पूछ लिया, कोई और प्रोजेक्शन पूछ सकता है, वाटर्स व्यू में पूछ सकते हैं, कुछ एंगल्स पूछ सकते हैं। तो ऐसे तरह के प्रोजेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें राइट आंसर है हमारा ए पी ओब्लिक प्रोजेक्शन को हम स्कॉटी डॉग प्रोजेक्शन ऑफ स्पाइन कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 व्हाट मटेरियल इन द रोटेटिंग एनोड स्टेम मेड ऑफ। तो जो रोटेटिंग एनोड का स्टेम होता है यानी कि निचला हिस्सा होता है, वो किस पदार्थ का बना होता है। ऑप्शन 1 है हमारा कॉपर यानी कि तांबा, ऑप्शन सेकंड है हमारा टंगस्टन, ऑप्शन थर्ड है हमारा मोलिब्डेनम और ऑप्शन 4 है हमारा सिल्वर यानी कि चांदी। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम का बेसिकली एनोड स्टेम होता है, रोटेटिंग एनोड स्टेम। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैंने फर्स्ट ईयर मॉडल टेस्ट पेपर में डिस्कस किया है। आप जनरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरे में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर में आई हैव डिस्कस्ड अ लिटिल बिट अबाउट दिस। क्वेश्चन नंबर 42 व्हेन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक एलिमेंट इज अलाइंड प्रीडोमिनेंटली in one direction resulting in the formation of magnetic poles in the atom as a whole, these atomic magnets are called as। तो जो बेसिकली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है मैग्नेटिक एलिमेंट के, वो अलाइन हो जाते हैं वन डायरेक्शन में विद द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक पोल्स, की जो हमारी पोल्स की डायरेक्शन है उसकी ये जो एटॉमिक मैग्नेट्स है उसको हम क्या कहेंगे। तो ये हमारा मैग्नेट से रिलेटेड है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। तो ऑप्शन 1 है हमारा मैग्नेटिक डोमेन, ऑप्शन सेकंड है हमारा नॉन मैग्नेटिक एलिमेंट, ऑप्शन 3 है हमारा मैग्नेटिक कंपास एंड ऑप्शन 4 है हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन। ये हमारा बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ एमआरआई से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जब हम पेशेंट को इंसर्ट करते हैं मशीन में तब क्या होता है बेसिकली। तो आप एमआरआई की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके डिटेल में वीडियो देख सकते हैं, इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मैग्नेटिक डोमेन। मैग्नेटिक डोमेन उसको बोलेंगे जो भी एटॉमिक मैग्नेट्स होते हैं यानी कि छोटी छोटी जो टाइनी मैग्नेट्स बन जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 43 व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ टंगस्टन। तो टंगस्टन का हमें एटॉमिक नंबर बताना है। ऑप्शन 1 है हमारा 64, ऑप्शन सेकंड है हमारा 74, ऑप्शन 3 है हमारा 84 एंड ऑप्शन 4 है हमारा 94। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि 74। 74 हमारा एटॉमिक नंबर है टंगस्टन का। क्वेश्चन नंबर 44 विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर इन्वॉल्व इन फैगोसाइटोसिस। कौन से कोशिकाएं फैगोसाइटोसिस में शामिल होते हैं। फैगोसाइटोसिस मतलब होता है एंगल्फिंग ऑफ द डेड सेल्स। जो डेड सेल्स के है वो एंगल्फ करते हैं यानी कि खाते हैं उसको। बेसिकली कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। ऑप्शन 1 है हमारा रेटिकुलर सेल जालीदार कोशिकाएं, ऑप्शन सेकंड है हमारा मास्टर सेल मस्तूल कोशिकाएं, ऑप्शन 3 है हमारा हिस्टियोसाइट्स, ऑप्शन 4 है हमारा प्लाज्मा सेल्स। तो राइट आंसर है हमारा फैगोसाइटिस इन नेचर बेसिकली हमारे हिस्टोसाइट्स हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 करेक्टरिस्टिक कर्व इज द कर्व विच प्लॉट्स अगेंस्ट। तो करेक्टरिस्टिक कर्व है वो हमारा किस किस के प्लॉट्स में बेसिकली किस और किस के विपरीत बनता है ये हमें बताना है। ऑप्शन 1 है हमारा एक्सपोजर एंड डेंसिटी, ऑप्शन सेकंड है हमारा एक्सपोजर एंड शार्पनेस, ऑप्शन थर्ड है हमारा एक्सपोजर एंड रेजोल्यूशन, ऑप्शन 4 है हमारा एक्सपोजर एंड फॉग। तो ये जो कर्व
वाला क्वेश्चन है, जो ग्राफ वाला क्वेश्चन अगर ये देता है, ऐसा क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में, तो आपने ऑप्शंस में से वो देखना है कि जैसे हमारा ग्राफ होता है, वो कोई चीज़ है अगर वो बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, और कोई चीज़ घट रही है तो दूसरी भी घटेगी। तो ये जो समान रूप होता है, जो कर्व बनता है, वो सब एक समान रूप से होता है, वो एक दूसरे के जो है कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है उसके। तो आपने इसी में ऑप्शंस में से वही देखना है। तो इसमें बेसिकली राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि एक्सपोजर एंड डेंसिटी। अगर आप एक्सपोजर बढ़ाते हैं तो डेंसिटी पे भी फ़र्क आएगा, ये हमें पता है। आपको अगर इसका राइट आंसर नहीं पता तो इसके आधार पे भी आप इसको राइट आंसर चूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन 1 है हमारा राइट आंसर, एक्सपोजर एंड डेंसिटी। तो ये थे हमारे 15 MCQ क्वेश्चंस। I hope you clear out all the points. So that's all for this video. Do subscribe if you like, and thanks for watching. जय हिंद, जय भारत।